नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9th and 11th. और Lifestyle Furniture बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत पर आजमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए जिला कार्यालय और कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के समर्पण और संगठन की मजबूती ने यह सफलता दिलाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां का तथाकथित गुंडा राज और आतंक अब समाप्त हुआ है, जिससे जनता को राहत मिली है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह विजय पार्टी की नीतियों और उनके जनता के विश्वास की जीत है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, प्रेम प्रकाश राय, सत्येंद्र राय, ऋषिकेश दुबे, पवन सिंह मुन्ना, मनोज गिरी, अवनीश मिश्रा, मृगांक, शेखर सिन्हा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है जिला अध्यक्ष भाजपा ध्रुव सिंह का, सुनिए। आज हमारे बंगाल में जो ऐतिहासिक विजय हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, इसमें हमारे जो कर्म योद्धा हैं, अपने अमित शाह जी, अपने राजनाथ सिंह जी, अपने सुनील बंसल जी, अपने जो है योगी जी, जो मिल करके हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, जो कार्यकर्ताओं के बीच में जा करके और कड़े परिश्रम से अपने संगठन को मजबूत करते हुए, बूथ को मजबूत करते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए जो ऐतिहासिक विजय बंगाल में हुई है, उसके लिए मैं बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को, जो हाँ हमारे कार्यकर्ता लगे थे, उन सब कार्यकर्ताओं को, अपने श्रेष्ठ नेतृत्व को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाणक्य अमित शाह जी ने देखा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, आज वह बंगाल के अत्याचार और अन्याय के ऊपर आज जो है लोकतंत्र हावी होते हुए और जो ऐतिहासिक विजय हुई है, उसके लिए सभी देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और हमारे उसी के साथ साथ असम और पांडुचेरी में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। अब भाजपा इससे ऊर्जा लेकर के 2027 में पुनः तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। और इसी के साथ साथ जो हमारा आजमगढ़ है, इस आजमगढ़ जनपद के सभी विधानसभाओं पर आने वाले 2027 में कमल का फूल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव और नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की जीत पर भव्य जश्न मनाया गया। जिले में जैसे ही चुनाव परिणामों में भाजपा की जीत की खबर पहुंची, कार्यकर्ता और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जश्न के दौरान लालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा नगर स्थित पुरानी कोतवाली पर एक कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर पटाखे फोड़े और भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। चौक से तकिया तक विजय जुलूस निकालकर मिठाइयां बांटी एवं चौक पर स्थित दक्षिण मुखी काली माता का दर्शन कर नरेंद्र मोदी, नितिन, नवीन व
अमित शाह के लंबी उम्र की कामना किया गया। इस मौके पर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अद्वैत पार्टी की नीतियों, संगठन की मजबूती और शीर्ष नेतृत्व के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत नेतृत्व के कारण जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, जो आने वाले समय में राज्य के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इसी जोश और समर्पण के साथ क्षेत्र में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी रही। सभी ने एकजुट होकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया और भविष्य में भी इसी तरह संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। अंत में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है, जिसे आगे भी कायम रखना होगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष भाजपा मृगांक शेखर सिन्हा, मयंक कुमार श्रीवास्तव, चंद्रहास राय, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, सुधीर गुप्ता, प्रिंस सिंह मोन्टिंग, अनीता सिंह, आशा वर्मा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, विनायक सिंह, सरदार विशाल श्रीवास्तव, आकाश गुप्ता, उमेश विश्वकर्मा, महेंद्र मोदनवाल, पंकज मोदनवाल, अनूप श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, गोलू गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम की यह जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। ये सनातन की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और रणनीतिकार देश के गृह मंत्री, आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी के दूरदर्शी रणनीति और लगातार असंख्य कार्यकर्ताओं द्वारा जो परिश्रम बंगाल में, आसाम में, पुडुचेरी में किया गया, ये उनकी जीत है। इसके नाते ये हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनी है, पुडुचेरी में बनी है, असम में बनी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा अपने जीवन की भी बंगाल में आहुति दी गई और इसके नाते आज चलकर के कई वर्षों के अनवरत मेहनत के बाद बंगाल में हमारी पहली बार सरकार बनी है, सनातन की सरकार पहली बार बनी है, जो हम सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर के। और निश्चित रूप से बंगाल की यह जीत देश में एक बड़ा संदेश देने जा रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी आसाम में तीसरी बार सरकार बनी है, पुडुचेरी में भी सरकार बनी है और बंगाल में पहली बार सरकार बनने का बड़ा मायने है कि वहां की कलकत्ते वाली काली मैया ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिता करके भेजा है कि सनातन की एक धारा अब चलने वाली है बंगाल में। निश्चित रूप से यह जीत हमारे सभी असंख्य कार्यकर्ताओं द्वारा, करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। और वहां के जो नेता लोग लगे हुए थे, ऐसे हमारे रणनीतिकार आदरणीय सुनील बंसल जी, वहां के नेता शुभेंदु अधिकारी जी और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। इस जीत पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह जीत उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली जीत है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आगे उत्तर प्रदेश की सरकार में इस बार आजमगढ़ भी शामिल होगा कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। हम 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। आजमगढ़ भी जीतेंगे और आगामी उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। खबर आजमगढ़ से जहां युवक की अपहरण कर हत्या किए जाने की मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी मां बेटे को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 अमर सिंह ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ओम प्रकाश राजभर मूल रूप से बांसडीह बलिया के निवासी मेहनगर कस्बा के किराए के मकान में रह रहे थे। ओम प्रकाश राजभर का 18 वर्षीय पुत्र ओजस कुमार 24 जनवरी 2022 की शाम 5 बजे घर से कुछ सामान लेने निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन सुबह ओम प्रकाश राजभर के फोन पर मैसेज आया कि तुम्हारे बेटे का अपहरण कर दिया गया है, 35 लाख रुपए हमें दे दो अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और वादी के संदेह जताने पर वतन सिंह उर्फ राजा सिंह निवासी ग्राम गौरा थाना में नगर को हिरासत में लिया। वतन सिंह उर्फ राजा की निशानदेही पर 25 जनवरी 2022 की रात पुलिस ने ओजस कुमार की लाश बरामद किया। वतन सिंह उर्फ राजा सिंह ने
पुलिस को बताया कि 1 साल पहले उसने किसी को गोली मारी थी, जिसका वीडियो ओजस कुमार ने बना लिया था। उसी वीडियो के कारण ओजस कुमार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी कारण वतन सिंह उर्फ राजा सिंह और उसकी मां सत्यभामा सिंह ने ओजस की हत्या कर अपने ही खेत में छिपा दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अश्विनी राय ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में प्रेषित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी वतन सिंह उर्फ राजा सिंह और उसकी मां सत्यभामा सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जिले के तरौलिया थाना क्षेत्र के पकड़डीहा गांव निवासी आनंद राजभर पुत्र फिरतू राजभर उम्र 14 वर्ष की बीते बुधवार को स्कूल जाते समय गोरहरपुर के समीप सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद सोमवार को पकड़डीहा गांव से सैकड़ों की संख्या में परिजन व ग्रामीण आंधी पानी की परवाह किए बिना पैदल मार्च करते हुए बारिश में भीगते हुए तरौलिया थाने के गेट पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक स्कूल बस चालक की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की गई। मृतक के पिता फिरतू राजभर ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मेरा परिवार अत्यंत गरीब है, मेरा पुत्र आनंद बहुत ही कुशाग्र और पढ़ने में तेज था। उसकी मृत्यु के बाद हमें काफी सदमा लगा है। आज अपने समाज के लोगों के साथ थाना परिसर पहुंचकर अपनी मांगे रख रहे हैं, जिसे पूरा होने पर हम अपना सामान्य जीवन यापन कर पाएंगे। परिवार की मांग है कि बस चालक की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए तथा गरीब परिवार को एक सरकारी आवास दिलाया जाए। धरना लगभग 1 बजे शुरू हुआ, जो उप जिला अधिकारी बुढ़नपुर अभय राज पांडे तथा क्षेत्राधिकारी कौस्तुभ त्रिपाठी के पहुंचने पर परिजनों से शांतिपूर्ण वार्ता कर समाप्त हुआ। क्षेत्राधिकारी कौस्तुभ त्रिपाठी ने बताया कि मामला लगभग 2 दिन पहले का है। आनंद राजभर नाम का लड़का, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, जो स्कूल से लौट रहा था, जिसको एक स्कूल बस से टक्कर लगी और उसकी काफी चोटें लगी। इलाज हेतु जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमा लिख लिया गया था। इसकी सारी कार्रवाई चल रही है। आज मृतक के परिजन और उसके गांव वाले काफी संख्या में लोग आए और उनकी अलग अलग मांग थी। उनकी मांग को लिया गया है। मौके पर उप जिलाधिकारी भी मौजूद थे। इनकी सरकारी नौकरी की मांग है, आवास की मांग है तथा 1 करोड़ मुआवजे की मांग है। सभी बिंदुओं पर बातें हुई है। सहानुभूति तरीके से लोगों को समझाया गया है। इस पर जो भी मदद हमारी तरफ से हो सकती है उसे किया जाएगा। मामले में कुछ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। परिचय दीजिए अपना। मैं नवरतन पटेल हूँ, मैं यहाँ तौलिया का ही रहने वाला हूँ। क्या मामला है, आज आप लोगों ने यहाँ थाने का घेराव किया है, क्या ये मामला था आनंद राजभर का मामला था। आनंद राजभर एक 14 साल का बच्चा था जो क्लास 11 में पढ़ता था। आप फिरतू हैं, उनके पिताजी हैं, आप उनके चचेरे भाई हैं। जब वो बच्चा स्कूल के निकलता है, जैसे हाईवे पे चढ़ता है, मुश्किल से 50 मीटर आगे जा पाता है। पीछे से बहुत तेज बस चलाते हुए बस ड्राइवर, बदमाश टाइप का ड्राइवर, उसको आता रौदते हुए चला जाता। वहां पे आनंद राजभर की तत्काल मृत्यु हो जाती है। उसकी साइकिल उस बस में फंसी हुई थी। उसके बाद भी वो ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता, घसीटते हुए जिस विद्यालय की बस थी उस विद्यालय तक जाता है, जो सूचना। उसके बाद ये लोग आते हैं थाने पे संबंधित धाराओं मुकदमा दर्ज किया जाता है और लगभग 4 से 5 दिन हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाह रहे थे कि उसमें जो टेक्निकल कुछ चीजें होती हैं, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फर्जी बात नहीं करते हैं, उसमें जो टेक्निकल मामले हैं, उसकी डीएल है कि नहीं है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं है और किसके दबाव में ये अब तक कार्रवाई नहीं किया गया, उसमें कुछ ऐसी वो है तो उसकी जांच करें। उस बदमाश टाइप का, उस गुंडे टाइप का ड्राइवर की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। हम लोग यहाँ के इंस्पेक्टर से बात किए। जब हम पीड़ित परिवार से घर गए, मिलके बात की, हमने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। एक देश में एक कानून आपको लाना पड़ेगा। एक गरीब है
ये शोषित है, ये किसान का बच्चा है, तो क्या इसके लिए अलग कानून है? ऐसा नहीं। गरीब अमीर का भेदभाव बंद करिए, तत्काल गिरफ्तारी करिए उस गुंडे की। इन्होंने कहा ठीक है हम घर पे आ रहे हैं, हम लोग घर पे बैठ के वेट करते रहे 1 घंटे तक। थाना अध्यक्ष घर पे नहीं आते, हम लोग पीड़ित परिवार के घर बैठते हैं, वहां पे धीरे धीरे बहुत भीड़ हो जाती है, लगभग 500 लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग कहते हैं सीओ साहब से बात करते हैं, सीओ साहब कहते हैं नहीं पूरी मदद होती। हम लोग वहां से निकलते हैं, लगभग 6 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल मार्च करते हुए थाने तक पहुंचते हैं। रास्ते में इतना तूफान, इतनी बारिश, सबको फेस करते हुए हम लोग पूरी मजबूती के साथ थाने पे आके बैठते हैं। आधे घंटे लग जाता है इंस्पेक्टर को अंदर से बाहर आने में। हम लोग यहाँ गेट पे बैठे रहे, इंतजार करते रहे, आंधी तूफान चलता रहा, कंटिन्यू बारिश होती रही, लेकिन कोई एक कांस्टेबल, एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर अंदर से बाहर नहीं आता। मैं सीओ साहब को फोन करता हूँ, सीओ साहब आप कहाँ हैं, आप मदद करें इस मामले में। सीओ साहब आते हैं बूढ़नपुर से, स्वयं सीओ साहब चल के आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग पूरी बात उनसे बताते हैं, इसके साथ अन्याय हुआ। ये परिवार गरीब है, ये किसान का बेटा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये अकेले इसकी बात नहीं, समाज पे अस्मिता का सवाल है। ये सवाल हमारे ऊपर है। उस गांव का एक दीपक बुझ गया, उस समाज का एक दीपक बुझ गया, इस परिवार का एक दीपक बुझ गया। एक उम्मीद थी, मांगे रखी हैं, हमने एसडीएम, यहाँ पे एसडीएम साहब को भी मैंने बात की, एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, उनके माध्यम से हम लोग एक मांग पत्र जारी किए। उस मांग पत्र में हम पीड़ित परिवार को एक सरकारी आवास, जो इनकी पॉलिसी में हो, सरकारी आवास इसको सुनिश्चित करें। इनके जो भी बच्चे, अभी 2 बच्चे हैं, चूंकि बहुत गरीब हैं, बहुत दबे कुचले समाज से आते हैं, इनकी आर्थिक मदद हो, जिससे ये अपने बच्चों की दीक्षा शिक्षा अच्छे से दे पाए। इनकी तीसरी मांग थी कि इनके इस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। इस परिवार की मांग है। 3 मांगे थी आप? जी चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर आज कुछ लोगों ने थाने का घेराव किया था, क्या मामला था सर, और क्यों घेराव उन लोगों ने किया था? ये मामला लगभग 2 दिन पहले एक आनंद राजभर नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, वो स्कूल से लौट रहा था, जिसको स्कूल बस से टक्कर लगी और उसको काफ़ी चोटें लगी। इलाज हेतु जब उसको लेके गया तो उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमा लिख लिया गया था, इसकी सारी कार्रवाई चल रही है। आज जो मृतक है उसके घर वाले और उसके गांव से काफ़ी लोग आए, जिनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को लिया गया है। मौके पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे। तो जो उनकी अलग मांगे हैं, जैसे कि उनको सरकारी नौकरी की उनकी मांग है, लगभग 1 करोड़ के मुआवजाने की मांग है और आवास की मांग है, तो इस सब पे बातें हुई हैं। सहानुभूतिपूर्वक तरीके से मामला आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें जो भी मदद हो सकती है हमारे द्वारा हम लोग। सर परिवार की गिरफ्तारी की भी मांग की ड्राइवर की, तो उसमें क्या मामला है, क्या अभी जांच में सामने आया है? जांच में सामने आया कि हमने कुछ कदम उठाए हैं। जो जिस वाहन से हुआ था, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, वाहन भी हमारे उस पर कार्रवाई चली जा रही है, उसके ऊपर टेक्निकल मुआयना चल रहा है और जो भी सुसंगत धाराएं हैं जो लगेंगी, इसमें जो भी कार्रवाई आगे करी जाएगी। तो परिवारजनों से भी बात हुई कि इसमें पूरा हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, हमारी भी सहानुभूति है और जो भी इसमें जैसे चीजें होंगी पूरा आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। ठीक सर। खबर आजमगढ़ से, जहां नगर पंचायत तरौलिया में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे नाले अब खुद ही लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। बिना समुचित जल निकासी व्यवस्था के कराए गए निर्माण के चलते नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इससे नगर के कई इलाकों में हालात नारकीय हो गए हैं। सबसे खराब स्थिति लोहिया नगर यूनियन बैंक रोड और खानपुर फतेह वार्ड बुधनिया रोड की बताई जा रही है। स्थानीय निवासियों में महेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, कौशल कुमार सोनी, नीरज मिश्रा, शेषनाथ सत्येंद्र के अनुसार नाले तो बना दिए गए हैं, लेकिन पानी के निकास के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम स्वरूप नालियों का गंदा पानी सड़कों से होते हुए घरों के ड्राइंग रूम और किचन तक पहुंच रहा है। बदबू और गंदगी के कारण लोगों का जीना दुभर हो गया है। नगरवासियों का कहना है कि किसी भी नाले के निर्माण से पहले उसके आउटलेट यानी कि निकास बिंदु का निर्धारण जरूरी होता है, लेकिन यहाँ मूलभूत नियम की अनदेखी की गई है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जल भराव की समस्या खत्म होने के बजाय और गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों में इस लापरवाही को लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों और कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी विनय शंकर अवस्थी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंगलवार तक संबंधित इंजीनियर व ठेकेदार को बुलाकर स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। हालांकि लोगों का सवाल है कि निरीक्षण निर्माण कार्य से पहले क्यों नहीं किया गया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस स्पष्ट इंजीनियरिंग खामी को कितनी जल्दी दूर कर पाता है या फिर नगरवासी
इसी तरह जलभरा और गंदगी के बीच जीवन बिताने को मजबूर रहेंगे। क्या कुछ कहना है सत्यम सिंह स्थानीय दुकानदार, कौशल कुमार स्थानीय निवासी और शेषनाथ स्थानीय दुकानदार का सुनिए। सत्यम सिंह, मेरा यूनियन के बगल में दुकान है। नाली इतनी ऊंची बन गई है कि नाली का पानी ओवरफ्लो होकर दुकान के अंदर जा रहा है, सामान खराब हो रहा है। बताइए नगर पंचायत कैसा है। तो नाली कितनी ऊंची बना दी गई है? लगभग 1 फीट से ऊपर ऊंची नाली बन गई है। एकदम पानी ओवरफ्लो होके मेरी दुकान में जा रहा है। कैसा पानी आया? गंदा पानी, इतना बदबू कर रहा है, पूछिए मत। मेरा नाम कौशल कुमार है। कहाँ के निवासी है? हम मतरौलिया के निवासी ये हैं। क्या आज कैसा पानी लगा इसके बारे में? आज बारिश हुई है और नाली पूरा ओवरफ्लो हो गई और पानी जो है नाली का जो उसमें निकास का पानी बनाया गया था कि उसमें बाहर से पानी सड़क से अंदर जाएगा, उसमें से पानी खुद निकल कर सबके घरों में जा रहा है और इससे नाली का पानी काफी दुर्गंध इसमें है और इससे काफी परेशानी हो रही नाली है। की मतलब कैसा हो गया इससे पहले? नाली सड़क से 1 फीट ऊंची बनी और नाली का पानी कहीं निकास नहीं हो रहा है और 1 फुट ऊंची होने के कारण अब 1 फुट ऊंचाई की होने के बाद ओवर होने के बाद पानी जो है घरों में जा रहा है और सड़क पर भी नहीं जा रहा है। यहाँ दुकानें हैं, देख रहे हैं दुकानों में भी पानी घुस गया। हाँ, सबके दुकानों में पानी गया है। मेरा नाम शेषनाथ है। क्या है आज बरसात में क्या दिक्कत है? बरसात, थोड़ी सी बरसात हुई और ये नाली इतना ऊंचा बन गया कि नाली का पानी दुकान के अंदर घुस गया। बड़ी समस्या पैदा हो गई है। जरा सा पानी, नाली कितनी ऊंची बनी है लगभग? अब मेरी दुकान से लगभग 9 इंची ऊपर है। मतलब जिसके घरों में भी पानी आ रहा है? मेरे घर में भी आया है, मेरे बगल वाले पड़ोसी के लोगों के घर में आया है। क्या किया जाए? कितनी ऊंची बनानी चाहिए थी इनको नाली? क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह से ये? अब नाली तो ऊंचा हो ही गई है, अब मानक कितना है अब ठेकेदार बता पाएंगे, हमको क्या पता। खबर आजमगढ़ से, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए स्मार्ट मीटर, महंगाई और आगामी चुनावी रणनीति जैसे मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश में बढ़ते विरोध और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी हाल में जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मीटरों में गड़बड़ी की जांच के लिए समिति गठित की गई है और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर मीटर उखाड़कर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका संबंध विपक्षी दलों से हो सकता है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान में बिजली आपूर्ति की काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जहां 5 से 6 घंटे बिजली मिलती थी, अब वहीं 18 से 22 घंटे तक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपलब्धता के हिसाब से बिजली पहले से सस्ती है। गैस सिलेंडर के दामों पर उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं, लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू सिलेंडरों के दाम स्थिर रखे हैं। राजनीतिक सवालों पर राजभर ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों की तरह आगामी चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि यह चर्चा तो हर महीने होती रहती है। सर, प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की तेज रफ्तार और बिजली बिल में अचानक से बढ़ोतरी को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। माननीय ए.के. शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, आज के 15 दिन पहले ही उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर किसी गांव के किसी व्यक्ति को तंग करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको कह दीजिए कि हम बिजली जलाएंगे, जो करना है वो करें। स्पष्ट आदेश हो गया है कि स्मार्ट मीटर के संबंध में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। जैसे बिजली जल रही है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। विपक्ष का भी आरोप है स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अब विपक्ष को कोई काम तो है नहीं, दूसरा सही बात तो बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जो कह रहा है उसके कहने के पहले ही सरकार ने संज्ञान में लिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेकर के आदेश जारी करा दिया। जब आप समाजवादी पार्टी के सरकार में थे तो आपने कहा था कि स्मार्ट मीटर हवा से ही तेज चलता है, तेज भागता है। अब आप सरकार का हिस्सा है, अब आप पे क्या राय कहेंगे? इसी नाते बंद कर दिया गया ना, स्मार्ट मीटर जो है बंद कर दिया गया। अब उस पर कोई जांच बैठा दी गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
आगरा और अन्य जिलों में लोग स्मार्ट मीटर को उठाकर फेंक रहे हैं, कानून व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, स्वाभाविक है, अभी उनके यहाँ तक संदेश नहीं होगा कि सरकार ने स्मार्ट मीटर बंद कर दिया है, और एक खास तौर से विपक्षियों की साजिश है। गांव में जो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे वही लोग अपना उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे होंगे। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि जैसे कि स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करें, लेकिन स्मार्टफोन में हमें पता होता है कि क्या पैकेज है, मीटर में जनता को कुछ स्पष्ट नहीं है, इसमें क्या कहना है? मैं तो सही कह रहे हैं, जो AK शर्मा जी कह रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर को लेकर के पहले तो उसमें रोक लगा दी गई है। दूसरी चीज कि अब उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद ऐसा गलती, ऐसा फॉल्ट क्यों आया, जो उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है? स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ी की जांच की एक समिति बनाई गई थी, 10 दिन बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? क्या सरकार कुछ छुपाना चाह रही है? सरकार कुछ नहीं छुपाना चाहती है। जो कमेटी में बनाए गए हैं उनको और भी काम होंगे, जल्दी रिपोर्ट देंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट वालों को राहत देने की बात कही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या आपकी पार्टी बड़े स्तर पर बिजली विभाग माफी या दरों में कमी लाने की सोच रही है? देखिए, निश्चित है कि गरीब परेशान न हो, आम जन को कोई दिक्कत न हो, सुचारू रूप से बिजली मिले। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय बिजली 6 घंटे 5 घंटे मिलती थी। आज बिजली 18 घंटे 16 घंटे 20 घंटे 22 घंटे तहसीलों में, शहरों में, गाँवों में इस तरह की बिजली मिल रही है। अगर उस समय के रेट को जो जोड़ेंगे और आज के रेट को जोड़ेंगे उन्हीं के रेशियो से, तो बिजली सस्ती है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि स्मार्ट मीटर एनडीए सरकार के ताबूत में आर्थिक कील साबित हो रही है। विपक्ष कहीं खड़े नहीं दिख रहा है। कल काउंटिंग हो रही है बंगाल में, अब देखिएगा विपक्ष कहाँ खड़ा हो रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर है जो की दामों में वृद्धि हुई है, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आप सरकार की तरफ से? निश्चित है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में LPG का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, तो निश्चित है कि उसका दाम बढ़ता है। लेकिन सरकार ने जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पे ध्यान रखते हुए उसका दाम नहीं बढ़ाया। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या आपकी पार्टी को भी कई जिम्मेदारी दी गई है कि अटल के अभी भी स्थिति है? आपको क्या लगता है? कहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है? विस्तार होने की बात हो रही है। आई तो हम हर महीने में सुनते हैं कि विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो हम जब सरकार कोई चुनाव होता है तो शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को भी महत्व मिलेगा इसमें विस्तार में? हमारी 6 को संख्या है तो हम कहाँ से जोर लगाएंगे। बंगाल चुनाव के लिए वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या कहना चाहेंगे यूपी के राजनीति के नजरिए में? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरह राजस्थान जीता, महाराष्ट्र जीता, आपके दिल्ली जीता, मध्य प्रदेश जीता, फिर उधर हरियाणा जीता, फिर बिहार जीता, बंगाल जीतेंगे और फिर यूपी भी जीतेंगे। सीमा राजभर ने एक छोड़ा होकर जाएगा। दलाल के पास केवल 2 काम है, राजभर समाज को बेचना, जो सत्ता में जीता पालित करना। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुवध के मामले का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध असलाह व कारतूस भी बरामद किए गए हैं। घटना की शुरुआत 1 मई 2026 को हुई, जब प्रभारी चौकी लोहरा उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव को सूचना मिली कि ग्राम फखरुद्दीनपुर स्थित ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे मिट्टी के भीटे पर प्रतिबंधित पशु के सिर, खाल व अन्य अवशेष बोरे में रखे गए हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अवशेष बरामद किया और आवश्यक कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। वहीं जबकि विशेष अवशेषों को जमीन में दफन कराया गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर गोवंशी संरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सलमान अहमद उम्र 24 वर्ष निवासी खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का नाम प्रकाश में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में 2 मई को पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी सूचना मिली कि आरोपी दामोदरपुर मार्ग स्थित एक बाग में अपने साथियों का इंतजार कर रहा है और उसके पास अवैध हथियार भी है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद उससे दोबारा हमला करने की कोशिश की, जिस पर
पुलिस ने आत्मरक्षा से जवाबी फायरिंग की। इस दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया है। आरोपी घायल को 3 मई की रात करीब 1 बजे गिरफ्तार कर इलाज के लिए CHC मुबारकपुर भेजा गया है। तलाशी में उसके पास से एक अवैध असलहा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल फोन और 250 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर छुट्टा गोवंशी पशुओं को पकड़कर उनका वध करता था और मांस बेचता था। 1 मई की रात भी उसने अपने जीजा व अन्य साथियों के साथ मिलकर इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन लोगों की आहट मिलने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस कार्रवाई में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम के कई पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही, जबकि पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 1/5/2026 को मुबारकपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे प्रतिबंधित पशु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की। इसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम सलमान अहमद पुत्र मुश्ताक, जो 24 वर्ष का है और जो खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का निवासी है, उसका नाम प्रकाश में आया। कल दिनांक 2/5/2026 को जब पुलिस गश्त कर रही थी, उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई उसके वहां होने की। पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही साथ उसके पास से एक अवैध असलहा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 352 एंड्रॉयड मोबाइल फोन लगभग 88 लाख रुपए कीमत बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी को सौंप दी है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार फरवरी 2024 में जिले में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसमें मोबाइल धारक CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते थे, जिसके आधार पर CCTNS टीम द्वारा ट्रैकिंग कर फोन बरामद किए जाते हैं। बता दें कि अप्रैल 2026 में बरामद किए गए इन 352 मोबाइल फ़ोन को 3 मई 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग दहन द्वारा संबंधित स्वामियों को सुपुर्द किया गया। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2026 में अब तक कुल 959 मोबाइल फ़ोन करीब 2,39,75,000 रुपये कीमत बरामद कर लौटाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 27 महीनों में कुल 4,172 मोबाइल फ़ोन करीब 10,28,00,000 रुपये कीमत बरामद कर उनके मालिकों को वापस किए गए हैं। थानावार बरामदगी में महाराजगंज में 45, मुबारकपुर में 34, रौनापार 26, सरायमीर 19, निजामबाद में 18, जानागंज में 16, देवगांव में 15, जीनपुर में 15, रानी की सराय में 15, फूलपुर में 15, गंभीरपुर में 14, सिधारी में 14, बिलरियागंज में 13, अरवला 12, मेहनगर 12, अतरौलिया 11, कंधरापुर 10, बरदा 10, कप्तानगंज 10, कोतवाली 8, तरवा 6, मेनाजपुर 5, तबरपुर 4, पवई 3 और दीदारगंज 2 मोबाइल फ़ोन शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस की इस पहल से मोबाइल धारकों को बड़ी राहत मिली है और आम जन में भी भरोसा मजबूत हुआ है। आज के संबंध में तत्परता बुलाई गई क्या है? देखिए, लगातार जनपद आजमगढ़ में CIR पोर्टल के माध्यम से जितनी मोबाइल गुमशुदगी रिपोर्ट होती है उनको तत्काल ट्रैक करके लोगों को सपोर्ट किया जाता है। उसी क्रम में इस माह 352 फ़ोन को हमारी टीम द्वारा ट्रैक किया गया है, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग 88 लाख रुपए है। इस प्रकार विगत 27 माह में हमारी टीम द्वारा टोटल 4172 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए जा चुके हैं। लगातार हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कुल मूल्य लगातार लगभग 10,28,00,000 रुपए है। अगर लगातार ये अभियान जारी रहेगा, आगे भी जितनी भी रिपोर्टिंग होती है गुमशुदगी की CIR पोर्टल पर, उनको हमारी टीम ट्रैक करके सपोर्ट करती रहेगी। सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आपका कभी मोबाइल गलती से गुमशुदा हो जाए या गिर जाए तो तत्काल CIR पोर्टल पर रिपोर्ट करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।